एपिसोड की शुरुआत में निंगबा हेलीकॉप्टर से अपने घर आता है और अपने मॉम डैड को पुकारता है कि वे लोग सो चुके हैं या नहीं। तभी निंगबा के मॉम और डैड आते हैं और उससे पूछते हैं क्या उसकी और किंगी की लड़ाई हुई है। निंगबा उनको बताता है कि किंगी ने सबके सामने इस मैरिज को डिसएग्री कर दिया, अब वे इसके बारे में और कुछ बहस नहीं करना चाहता। वे उनको आराम करने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर निंगबा अपने घर के उसी गार्डन में आता है जहाँ पे निंगबा ने किंगी से कई सारे वादे करे होते हैं और वे छलांग मारकर अपने घर की छत पे आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे पहली सी साया होता है और साया निंगबा को देख के डर जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर निंगबा उससे उन 3 व्यक्ति के बारे में पूछता है जिनको वे मारना चाहता है। साया बताता है कि अभी तो उसको उनके बारे में पता नहीं चला, लेकिन हाँ देखने से लगता है कि उनमें से एक व्यक्ति जू जोंडोंग की कमांड में है और जिंगजेंग एनबू का लीडर जिंगजेंग एनबू और स्पेशल ऑपरेशन टीम के अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए मुझे बस आपकी परवाह हो रही थी और मैं आपको देखने के लिए आया। निंगबा सायो को इस बात को इग्नोर करके यहाँ से जाने के लिए कहता है और सायो के जाते ही निंगबा किंगी की याद में चांद को देखने लगता है एकदम देवदास की तरह। और उसी समय में किंगी भी चांद को देख रही होती है। तभी वहाँ पे दादी की आवाज़ आती है और दादी की आवाज़ सुनकर किंगी होपलेस हो जाती है। दादी कमरे के अंदर एंटर करती है और किंगी दादी से पूछती है क्या वे अब तक सोई नहीं, और दादी बताती है कि अभी उसके निंगबा की मॉम से बात हुई है और उसने निंगबा के बारे में इनको बताया है। उसको अब शादी को लेकर टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन निंग फैमिली नहीं चाहता कि ये शादी टूटे, पर सू फैमिली को इसको तोड़ना होगा। जब तुमने फर्स्ट टाइम बोला था कि तुम शादी नहीं करना चाहती, मैं तो बस इस बात को मजाक में ले रही थी। अब मुझे पता चल चुका है कि तुम शादी नहीं करना चाहती और तुमने बार बार बोला है। और निंगबा भी उन लोगों में से नहीं है जो हर किसी के पीछे लगे। निंगबा का सेंस काफी स्ट्रॉन्ग है और वो तुमको लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव था और तुमने कई बार शादी को मना करके उसको उकसाया कि अब उसको शादी नहीं करना चाहिए। दादी वहाँ से जाते हुए कहती है लड़की होने के नाते हम लोगों को ही इस शादी को मना करना होगा। ये बात निंगबा की मॉम ने कहा है। और दादी के वहाँ से जाने के बाद किंगी अपने घुटनों पे गिर जाती है और निंगबा को याद करते हुए कहती है अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है तो तुम गलत हो। दादी घर से बाहर निकलती है और कहती है किंगी मुझे यकीन है कि तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। और दादी को बाहर जाते देख एक शख्स देख लेता है और अपना फोन घुमाकर किसी को कॉल करता है और उस शख्स से कहता है कि रास्ता साफ है, निंग फैमिली ने शादी को तोड़ दिया है। तो अब हमें सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सू फैमिली से मिलने कोई आया होता है और दादी उनका वेलकम करते हुए कहती है चेयरमैन गू आप हमारी सू फैमिली से मिलने आए हो, ये देख के हमें काफी ज्यादा खुशी हुई। आपके आने से हमारा सू फैमिली काफी ज्यादा खिल उठेगा। और चेयरमैन को अपने बेटे के साथ आया होता है। वह दादी से कहता है दादी मुझे भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतने टाइम बाद भी मुझे याद रखोगी। अब वे लोग बैठ जाते हैं और दादी चेयरमैन गू की बेटी की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारा बेटा तो काफी ज्यादा सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा गू फैमिली काफी ज्यादा फल फूल रहा है। चेयरमैन गू कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा आपकी किंगी की तुलना में कुछ नहीं कर सकता। आपकी किंगी ड्रैगन सिटी में सबसे रेयर और सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। आप खुद ही बताओ क्या मेरा नालायक बेटा आपकी किंगी के सामने कुछ है। किंगू दादी के कान में कहता है दादी अंकल को यहाँ पे शादी का प्रस्ताव देने आए हैं। चेयरमैन को अपनी बात रखकर कहता है कि हमारी फैमिली एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं और हम लोगों की भी अच्छी मुलाकात हो चुकी है और मेरे बेटे को भी आपकी किंगी पसंद है, तो आपका क्या ख्याल है शादी को लेके। दादी उससे कहती है कि आजकल के बच्चों को तो आप जानते होंगे, मुझे इस शादी को लेके सबसे पहले किंगी से पूछना होगा, तभी जाके मैं कोई फैसला ले सकती हूँ। चेयरमैन गू कहता है कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से सोच विचार लीजिए। और वे अपना हाथ उठाकर कुछ लोगों को अंदर बुलाता है और वे लोग जब अंदर आते हैं तो अपने साथ में कुछ बड़े बड़े सूटकेस लाते हैं जिनको चेयरमैन गू खोलता है तो उसके अंदर सोने की ईंट होती है। और चेयरमैन गू दादी से कहता है शादी शुरू होने से पहले मैं आपको एंगेजमेंट गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो प्लीज दादी सू इनको स्वीकार करिए। ये कुछ उल्टा नहीं हो रहा, यानी कि लड़की वालों को दहेज देना चाहिए था, यहाँ पे तो लड़की वाले दे रहे हैं। खैर छोड़ो इस बात को। दादी इतना सारा गोल्ड देखकर कुछ कह नहीं पाती और किंगी का भाई किंगू चेयरमैन गू से कहता है चेयरमैन गू मुझे लगता है आप और आपका बेटा काफी ज्यादा थक चुके होंगे, आओ हम इसके बारे में अंदर जाके बात करते हैं। तभी सू फैमिली का नौकर डरते हुए आता है और दादी से कहता है मैडम सबसे जरूरी मेहमान आ चुके हैं। और वहाँ से जांग जेंगवान आता है और कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ जांग जेंगवान। दादी जेंगवान का वेलकम करती है और जेंगवान मिलिट्री टोकन फेंकता है जिसमें उसकी फैमिली का सिंबल बना होता है। जेंगवान का ये नेचर देख वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चेयरमैन गू का बेटा कांगान उस टोकन को उठा लेता है। चेयरमैन गू कांगांग के हाथ पे चाटा मारकर उस टोकन को नीचे गिरा देते हैं। कांगांग के पूछने पर चेयरमैन गू बताते हैं ये एक मिलिट्री टोकन है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसको मत छुओ। दादी वो टोकन देख के काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो टोकन सू फैमिली को मिला होता है जांग जेंगवान की तरफ से, यानी कि जांग फैमिली उनकी फैमिली को मार डालेगी। दादी किंगुई से निंगबा को कॉल करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर किंगी भी आ जाती है और किंगी जेंगवान को देखकर बोलती है तुम्हें पक्का निंगबा ने भेजा होगा, वैसे तो वो बहुत इंसाफ की बातें करता है,
जब मैंने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया तो उसने तुम्हें यहाँ पे भेजा, वो भी हमारी सू फैमिली को बुली करने के लिए। रुको, मैं ही उसको कॉल करती हूँ। हेलो निंगबाई। निंगबाई सामने से आते हुए कहता है, कॉल काटो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैंने सारी बातें सुन ली है। निंगबाई को देख जैंगवान अपना शीश झुकाता है। निंगबाई उस मिलिट्री टोकन को उठाकर कहता है, मैं तुम्हारे इस टोकन को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जांग फैमिली का स्वागत करता हूँ कि वे लोग आए और मुझे लियांग स्वॉर्ड से मार डाले। निंगबाई की ये बात सुनकर जैंगवान अपने घुटनों पे गिर जाता है। किंगी निंगबाई पे भड़क रही होती है और कहती है कि निंगबाई, तुम एक पाखंडी और झूठे इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है कि जांग जैंगवान जैसा इंसान तुम्हारे आदेश के बिना इस तरह की हरकत करने की सोचेगा भी? पीछे से जैंगवान कहता है कि नहीं, ये मैंने खुद ही अपनी मर्जी से किया है, और निंगबाई उसको चुप करा देता है। किंगी फिर से निंगबाई से कहने लगती है कि तुम एक नॉर्दर्न किंग के रूप में इतने ऊंचे और शक्तिशाली इंसान हो और हमारे सू फैमिली के घर पे आकर हमको डराने की कोशिश कर रहे हो, वो भी एक टोकन देके। मैं सच बता रही हूँ, अगर दादी को आज कुछ भी हुआ तो मैं अपना पूरा जिंदगी तुम्हें बर्बाद करने में बिता दूंगी। और ये कहकर किंगी निंगबाई को चांटा मारने के लिए आगे बढ़ती है। किंगी को ये हरकत करते देख जैंगवान गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और दादी भी जैंगवान को देख लेते है कि उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली है और डर के मारे चिल्लाने लगती है, किंगी पीछे हटो, ये हरकत मत करो। फिर किंगी पीछे हट जाती है और निंगबाई से कहती है कि इस चीज के मजे उठाओ, जैंगवान को मुझे मारने दो, और वैसे भी हम लोग तो तुम्हारे लिए चींटी बराबर है। ये बात कहते हुए किंगी रोने लगती है कि हमारा सू फैमिली भले ही कमजोर है, लेकिन मैं सू किंगी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। फिर निंगबाई जैंगवान को पीछे हटने के लिए बोलता है, लेकिन जैंगवान निंगबाई की बात नहीं मानता। फिर उसके बाद निंगबाई गुस्से में जैंगवान से बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है, अभी के अभी पीछे हटो। फिर जैंगवान को पीछे हटना पड़ता है और निंगबाई आगे बढ़कर उस कार्ड को उठाते हुए कहता है कि इस कार्ड के धन ऋषि को किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसलिए सू परिवार को डरने की जरूरत नहीं है। और जाते हुए किंगी से कहता है कि मैं अब तुम्हें कभी भी फिर से परेशान नहीं करूंगा। अपना नॉर्दर्न किंग ब्लैंकेट पहनकर निंगबाई अपने सभी नॉर्दर्न सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि आज के बाद किसी ने भी सू फैमिली को परेशान करने की कोशिश करी तो उसको सख्त सजा मिलेगी। ये सुनकर किंगुई और दादी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चेयरमैन गु अपना सारा का सारा सामान खाली कर रहे होते हैं। अब सबके चले जाने पर किंगुई दादी को ले जाता है और किंगी एक जगह खड़ी होकर रोने लगती है। निंगबाई जाते हुए सोचता है कि मैंने सू फैमिली का कर्ज चुका दिया, और जैंगवान की तरफ देखते हुए कहता है कि शादी को लेकर जो भी गड़बड़ी हुई है ये सब कुछ मेरे हाथों में है, तो तुम लोगों को इसमें दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है, जाकर ये संदेश सब तक पहुंचा दो। अब निंगबाई अपने घर आ जाता है। जब वह अपने घर आकर देखता है तो उसके घर के सामने काफी सारी लग्जरियस कार खड़ी होती है, और ये देखकर निंगबाई को काफी ज्यादा हैरानी आती है कि ये सारी कार्स कहाँ से आई है। तभी गुगु हंसते उछलते निंगबाई के सामने से आती है और उसको गले लगा लेती है। फिर निंगबाई के चाचा आते हैं और निंगबाई अपने चाचा से पूछता है कि इतनी सारी कार कहाँ से आई है, तो उसके चाचा बताते हैं कि सारी कार मैरिज प्रपोजल की गिफ्ट है। निंगबाई काफी कंफ्यूज्ड अपने चाचा से पूछता है कि हमारी फैमिली के अंदर कोई लड़की है जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है। फिर निंगबाई गुगु के पेट में गुदगुदी करते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे गिफ्ट गुगु के लिए तो है नहीं। तभी उनके सामने से एक कार आके रुकती है और उस कार के अंदर से मिस्टर लिन निकलते हैं। निंगबाई उनसे कहता है कि आप तो कैपिटल डार्क डिवीजन से हो, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? और वे जवाब देते हैं कि मैं यहाँ पे मैरिज प्रपोजल के लिए आया हूँ। और मैरिज प्रपोजल का नाम सुनकर निंगबाई का मुंह बन जाता है। मिस्टर लिन निंगबाई से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने सू फैमिली के साथ शादी तोड़ दी है, तो मेरी एक छोटी सी पोती है जिसकी एज तुम्हारे ही जितनी है, अगर तुम चाहो तो तुम इससे शादी कर सकते हो। और निंगबाई उनकी बातों पे ध्यान ना देते हुए आगे जाने लगता है। निंगबाई के चाचा मिस्टर लिन को बताते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो जो मैरिज प्रपोजल के लिए आया है। तभी सामने का दरवाजा खुलता है और जब निंगबाई अपने सामने देखता है तो वहाँ पे कई सारे फादर्स और उनके भाई निंगबाई से मैरिज प्रपोजल के लिए आए होते हैं, और वे सभी लोग काफी इज्जत के साथ निंगबाई के सामने झुकते हुए उसको नॉर्दर्न ब्लेड लीडर कह रहे होते हैं। निंगबाई अपने मन में सोचता है कि ये सभी लोग अपनी बेटी और बहन की शादी मुझसे तभी करा रहे हैं क्योंकि मैं नॉर्दर्न ब्लेड का लीडर हूँ। निंगबाई गुस्से में उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी के सभी लोग निंग मैंशन से बाहर निकल जाओ और ये बात मुझे दोबारा ना कहनी पड़े। फिर वह सभी लोग निंगबाई के डर से वहाँ से भग जाते हैं। जो निंगबाई की छोटी बहन है वह निंगबाई के इस मूड को देख के डर जाती है, लेकिन निंगबाई उसको शांत कराते हुए कहता है कि गुगु मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर निंगबाई के डैड आकर कहते हैं कि निंगबाई अगर तुम इनमें से एक भी मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हो तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जो दोबारा आ सके। निंगबाई गुगु को नीचे उतारते हुए अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे अब फिर से किसी एंगेजमेंट में फंसने की जरूरत नहीं है। निंगबाई के डैड कहते हैं निंगबाई तुमने पहले से ही सू फैमिली के साथ शादी तोड़ दी है, तुम्हें कभी ना तो कभी शादी करने की जरूरत है। तो मैंने और तुम्हारी मॉम ने एक लड़की को पसंद किया है, क्या तुम उसकी फोटो देखना चाहोगे? लेकिन निंगबाई उन फोटो को देखने से पहले ही उन फोटो को झटका कर फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम सू फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पे दादी किंगी को बता रही होती है कि जैंगडोंग से जू फैमिली की बेटी
जियो जिंगलोंग और नानजो से चैन फैमिली की बेटी चैन युआन, किंग जो के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी जिसका नाम है लू फैंग, वह नॉर्दर्न प्लेन्स के गेट कीपर की बेटी है। इन सभी लोगों ने निंग मैंशन में आकर निंग फैमिली को मैरिज प्रपोजल दिया है। किंगी दादी से पूछती है क्या निंग फैमिली ने किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। दादी उसको बताती है कि नहीं, निंग बाय ने उन सभी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर किंगी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं जानती थी कि वह हजारों सालों तक ऐसे ही नल्ला रहेगा, क्योंकि वह काफी ज्यादा जिद्दी और अड़ियल है। किंगी का ये बिहेवियर देखते हुए दादी उससे पूछती है क्या किंगी तुम सच में निंग बाय को पसंद नहीं करती। किंगी दादी से शर्माते हुए कहती है दादी आप आखिर कैसी बात कर रही हो, आप भूल गई उसने आज क्या ड्रामा किया था। दादी किंगी से कहती है तुम इतना ज्यादा जिद्दी मत बनो, अगर निंग बाय सच में संकी होता तो उसने हमारी सू फैमिली को कब का खत्म कर दिया होता, और तुम तो निंग बाय के साथ रह चुकी हो तो तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि निंग बाय को शो ऑफ करने का बिल्कुल भी शौक नहीं। दादी किंगी का हाथ पकड़कर उसको बताती है कि आज जो जांग जेंगुआन ने टोकन फेंका था वो उसने निंग बाय को बिना बताए किया है, इसमें निंग बाय का कोई भी दोष नहीं। किंगी कहती है कि दादी उसने ये बात सबके सामने बताई क्यों नहीं। दादी उससे कहती है कि जैसे ही वो घर के अंदर आया तो तुमने उस पर कुछ ना तो कुछ आरोप डालना शुरू कर दिया, जैसे तुम्हारी बात सुन सुन के उसका दिल ठंडा हो गया, और इसमें कोई शक नहीं कि उसका तुम्हें जवाब देने का कोई भी मन नहीं कर रहा होगा। दादी की बात सुनकर किंगी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वे कहती है कि शायद मुझे शादी को नहीं तोड़ना चाहिए था। दादी किंगी को बताती है कि निंग बाय शुरू से ही नॉर्दर्न एरिया में ही पला पड़ा है, इतनी सारी कठिनाई सहने के बाद क्या तुम सच में उसको एक ऐसा मार्शल मास्टर समझ रही हो जो दूसरों की तरह लुलू चुपू करता होगा। उसकी आदत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वह हमेशा अपनी नियम पे सख्त चलता है। किंगी रोते हुए दादी से कहती है कि दादी अब रहने दो, अब कुछ भी कहने को काफी ज्यादा देर हो चुकी है। अब अगला सीन हम स्कूल का देखते हैं, जहाँ पे निंग बाय अपने रूम में बैठा होता है और उसके सामने यूक्सिन आकर उससे कहती है कि हेलो मिस्टर जीनियस, क्या हाल है आपके, और साथ ही में वह निंग बाय के लिए गर्म चाय भी लाई होती है। निंग बाय उससे पूछता है क्या ये चाय तुम लाई हो। यूक्सिन निंग बाय को बताती है कि हाँ, ये एक वॉरशिपिंग टी है जो कि ज्यून ने आपके लिए बनाई है, वे कब से आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, और आप तो जानते होंगे वे काफी ज्यादा जल्दबाजी में रहता है, इसलिए आप नहीं आए तो वे अपने आप ही चला गया। निंग बाय एकदम हैरान होते हुए कहता है क्या तुम लोग मुझे एक वॉरशिपिंग टी पिला रहे हो। यूक्सिन निंग बाय से कहती है कि मेरा छोटा भाई थोड़ा सा बेवकूफ है, आप तो जानते होंगे, उसको माफ करना। खैर इसके बारे में छोड़ो, मैंने सुना है कि आप टैंक ग्रुप के साथ मिलके एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च कर रहे हो। निंग बाय उससे कहता है कि तुम सीधे बात करो, तुम आखिर इतनी बात को घुमा क्यों रही हो, तुम यहाँ पे किस मकसद के लिए आई हो। यूक्सिन कहती है चलो ठीक है, हमारी टैंक फैमिली के अंदर कल रात को एक और मार्शल आर्टिस्ट का जन्म हुआ है और वह ज्यून से 2 साल छोटा है। निंग बाय कहता है तो देखने से लगता है कि टैंक फैमिली के अंदर ज्यून की पोजीशन खतरे में है। यूक्सिन बताती है कि हमारी टैंक फैमिली के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है, और जो हमारी फैमिली के सक्सेसर है उन्होंने एक कंपटीशन को जारी किया है, और अगर उस कंपटीशन के अंदर ज्यून हार गया तो उसको किसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। निंग बाय काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यून पहले से ही काफी ज्यादा लापरवाह है, अगर वह मार्शल आर्ट्स को चुनेगा और टैंक फैमिली की चेयरमैन की पोजीशन को छोड़ देगा तो उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ऐसे कदम उठाने पर ज्यून तो काफी ज्यादा आगे जा सकता है। यूक्सिन बताती है ये कोई अच्छी बात नहीं है, अगर ज्यून ने एक बार अपनी पोजीशन को छोड़ दिया तो मेरे परिवार में 2 अंकल है, वे काफी ज्यादा बेकार इंसान हैं। जैसे ही ज्यून टैंक फैमिली के अंदर पोजीशन को छोड़ देगा तो मेरे जो चाचा है वे लोग मेरी कोई मैरिज प्रपोजल को अरेंज कर देंगे, और मैं किसी पॉलिटिकल मैरिज के अंदर नहीं फंसना चाहती। निंग बाय कहता है मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। यूक्सिन निंग बाय से कहती है क्या तुम इन बड़े परिवार के अंकल को अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, वे काफी ज्यादा बेकार और घटिया है, वे लोग मुझे भी काफी अजीब नजरों से देखते हैं। प्लीज निंग बाय मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, जिस परिस्थिति से मैं गुजर रही हूँ किसी समय तुम भी इसी परिस्थिति में गुजरे थे। उसके बाद निंग बाय अपने बचपन को याद करने लगता है जब उसके डैड और मॉम अपने कैसे अपने भाई और अपने देवर से छुप के भागते थे। निंग बाय यूक्सिन की हेल्प करने के लिए मान जाता है, जिसे सुनकर यूक्सिन काफी ज्यादा खुश होती है। निंग बाय यूक्सिन से कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं। यूक्सिन के पूछने पर निंग बाय अपना फोन दिखाते हुए कहता है कि जिस एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट पर तुम भी शामिल होना चाहती थी उस प्रोजेक्ट से मुझे भी निकाल दिया गया है। और हम निंग बाय के फोन को देखते हैं जहाँ पे किसी ग्रुप से उसको निकाल दिया गया है एडमिन के द्वारा, जिसे देखकर यूक्सिन भी काफी ज्यादा हैरान होती है। अब अगले सीन में हम एंटी ग्रेविटी रिसर्च लैब को देखते हैं, जहाँ पे लोग एंटी ग्रेविटी रिसर्चर से सवाल पूछ रहे होते हैं
क्या आपने सच में एंटी ग्रेविटी डिवाइस को फिनिश्ड कर दिया है? आखिर कितने रिसर्चर्स ने आपकी इसमें मदद करवाई है? वूक्योंग सबको झूठ झूठ बताते हुए कहता है कि इस प्रोजेक्ट को फिनिश्ड करने के बाद इस पर टेस्ट भी करा जा चुका है। इस प्रोजेक्ट पर मेरी टीचर और मेरी क्लास की कुछ 8 स्टूडेंट ने मिलकर काम किया है और कुल मिलाकर हम 9 लोगों ने इस प्रोजेक्ट को फिनिश किया है। वूक्योंग प्रोफेसर ली से कहता है कि प्रोफेसर ली, आखिर आप इतने चुप क्यों हो? आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और जो प्रोफेसर ली है काफी ज्यादा टेंशन में कुछ भी नहीं बोल रहा होता। फिर प्रोफेसर ली अपनी सीट से उठते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया का पहला एंटी ग्रेविटी डिवाइस होने वाला है। ये 10 मीटर तक उड़ सकता है और बिजली से चलने के अलावा ये 100 किलोग्राम के भार को भी सहन कर सकता है। तभी उन लोगों में बैठा कोई शख्स कहता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। क्या ये बात सच है कि इस डिवाइस को बनाने वाले शख्स को ही इतना ज्यादा सम्मानित किया जा रहा है? और हम देखते हैं कि ये बात मुक्सी ने कहा होता है, जिसने निंगबैई को $100 बिलियन दिए थे। वे बैठे बैठे पूछती है, प्रोफेसर ली, क्या ये बात सच है कि आपने खुद से ही एंटी ग्रेविटी डिवाइस को बनाया है? प्रोफेसर ली मुक्सी की बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसको कुछ भी नहीं कहते। तभी वूक्योंग उससे कहता है कि मुक्सी, तुम्हारे सवाल का मतलब क्या है? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि प्रोफेसर ली ने कुछ नहीं किया? वे आलसी इंसान की तरह कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने दिन रात एक करके एंटी ग्रेविटी डिवाइस को खुद से ही बनाया है। मुक्सी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई प्रोफेसर ली से ये सवाल कहने की? तभी जो वहाँ का दरवाजा है उसको कोई लात मारकर खोलता है और उसमें से युक्सिन और निंगबैई साथ में बाहर आते हैं और युक्सिन वूक्योंग से कहती है कि वूक्योंग, अभी तुमने क्या कहा? ये बात तुम जरा फिर से कह के दिखाना। तो इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड होता है और इस मांगा के अब तक और चैप्टर नहीं आए, यानी कि महीने में एक चैप्टर आता है इसका। और मैं आप लोगों को कह के परेशान हो चुका हूँ कि कोई अच्छी सी मांगा रिकमेंड करो जो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ। यार आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। और हाँ यार, एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आपकी कोई भी अच्छी सी या फेवरेट मांगा है उसको एक बार कमेंट कर दो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, उसके ज्यादा चैप्टर्स नहीं होने चाहिए। और हाँ, यूट्यूब पे ऑलरेडी एक्सप्लेन ना हो तो काफी ज्यादा सही रहेगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।